दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं लेकर आई आपके लिए पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 163 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद होती है। दूसरा कथन है, राज्यपाल को संविधान द्वारा दिए गए विवेकाधीन कार्यों में मंत्रिपरिषद की सलाह बाध्यकारी नहीं होती। तीसरा कथन है, किसी विषय पर राज्यपाल ने विवेक से कार्य किया या नहीं, इस प्रश्न पर न्यायालय में सामान्यतः मंत्रियों की सलाह की जांच की जा सकती है। तो इसमें आपका केवल पहला कथन और दूसरा कथन ही सत्य है। पहला कथन है आपका, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होती है। दूसरा कथन है, अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल को जहां संविधान द्वारा अपने विवेक से कार्य करने की शक्ति दी गई है, वहां वह मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं होते। तीसरा कथन आपका गलत है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163(3) के अनुसार मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को क्या सलाह दी गई और क्या नहीं, इसकी जांच किसी भी न्यायालय में नहीं की जा सकती, यानी इस पर न्यायिक जांच प्रतिबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है आपका? मुख्यमंत्री के संवैधानिक दायित्वों के संदर्भ में सही है। पहले कथन है, मुख्यमंत्री राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सभी निर्णयों की सूचना देने के लिए बाध्य नहीं है। दूसरा कथन है, मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वह राज्य के प्रशासन या विधायी प्रस्तावों से संबंधित ऐसी सूचना राज्यपाल को दे जिसकी राज्यपाल मांग करे। तीसरा कथन है, मुख्यमंत्री राज्यपाल को किसी मंत्री द्वारा लिए गए निर्णय की सूचना देने से इनकार कर सकता है। चौथा कथन है, मुख्यमंत्री केवल विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, राज्यपाल के प्रति नहीं। तो इसमें आपका कथन बी सही है। मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वह राज्य के प्रशासन या विधायी प्रस्तावों से संबंधित ऐसी सूचना राज्यपाल को दे जिसकी राज्यपाल मांग करे। आपका कथन ए क्यों गलत है? भारत संविधान के अनुच्छेद 168 के अनुसार मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वह राज्य के प्रशासन और विधायी प्रस्तावों से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय राज्यपाल को संसूचित करे, सूचना करे, इसलिए यह बात नहीं है, ऐसा कहना गलत है। दूसरा कथन आप कह सकते हैं, संविधान के अनुच्छेद 167 बी के तहत राज्यपाल द्वारा राज्य के प्रशासन संबंधी मामलों और विधायी प्रस्तावों के संबंध में मांगी गई कोई भी सूचना मुख्यमंत्री को उपलब्ध करानी होती है, यह उसका संवैधानिक कर्तव्य है। इस क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। दूसरा कथन है, किसी मंत्री का व्यक्तिगत रूप से विधानसभा के प्रति संवैधानिक उत्तरदायित्व सामूहिक उत्तरदायित्व के समान होता है। तीसरा कथन है, सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ है कि मंत्रिपरिषद विधानसभा में बहुमत का विश्वास बनाए रखे। तो इसमें आपको केवल एक ऑप्शन 1 मतलब जो कथन 1 है और कथन 2 है, केवल 2 ही सही है। कथन 1 क्यों सत्य है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164(2) के अनुसार राज्य की मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। इसका अर्थ है कि सरकार के सभी निर्णय और नीतियां पूरी मंत्रिपरिषद की संयुक्त जिम्मेदारी होती है। कथन दूसरा क्यों गलत है? मंत्रियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व विधानसभा के प्रति न होकर राज्यपाल के प्रति होता है। वे राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, इसलिए व्यक्तिगत उत्तरदायित्व और सामूहिक उत्तरदायित्व एक समान नहीं होते। तीसरा कथन गलत है कि सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का सीधा अर्थ यह है कि मंत्रिपरिषद तब तक अपने पद पर बनी रह सकती है जब तक उसे विधानसभा में बहुमत का विश्वास प्राप्त है। यदि विधानसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है, यानी वे एक साथ तैरते हैं और एक साथ ही डूब जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसी व्यक्ति को राज्य का मंत्री नियुक्त किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को राज्य का मंत्री नियुक्त किया जाता है लेकिन वह नियुक्ति के समय राज्य विधानमंडल की किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, ऐसी स्थिति में वह अधिकतम कितने समय तक मंत्री पद पर रह सकता है? तो वो केवल 6 महीने। कितने? 6 महीने। 6 महीने। भारत संविधान के अनुच्छेद 164(4) के अनुसार यदि कोई व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं है, उसे राज्य का मंत्री नियुक्त किया जाता है तो वह अधिकतर 6 महीने तक ही इस पद पर बना रह सकता है। इस 6 महीने की समय अवधि के भीतर उस व्यक्ति को राज्य विधानमंडल की किसी सदन विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होना अनिवार्य है। यदि वह इस अवधि के भीतर सदस्य प्राप्त करने में असफल रहता है तो उसे मंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अनुच्छेद 164 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले कथन है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। दूसरा कथन है, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। तीसरा कथन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होती है। और चौथा कथन है, किसी राज्य में मंत्रियों की कुल संख्या विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती।
इसमें आपका ऑप्शन बी है, केवल कथन 1, कथन 2 और कथन 4 ही सही है। मतलब आपका कथन 3 गलत है। कथन 3 गलत। कथन 1 क्यों सत्य है? भारत संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्यपाल विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं। दूसरा कथन आपका सत्य है, अनुच्छेद 164 4 के एक के तहत ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है। कथन 3 आपका गलत है कि अनुच्छेद 162 2 के अनुसार 64 2 के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ना कि विधान परिषद के प्रति। चौथा आपका सत्य है, 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद 164 के प्रावधान के अनुसार किसी राज्य मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसी राज्य में विधानसभा चुनाव के बाद राज्य विधानसभा चुनाव हुआ है, उसके बाद किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता। ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संदर्भ में राज्यपाल की भूमिका के बारे में सबसे उपयुक्त कथन कौन सा है? पहला कथन आपका, राज्यपाल को हमेशा सबसे बड़े दल के नेता को ही मुख्यमंत्री नियुक्त करना होगा। दूसरा कथन है, राज्यपाल की भूमिका पूर्णतः औपचारिक होती है। तीसरा कथन है, राज्यपाल को ऐसे व्यक्ति को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना चाहिए जो सदन में बहुमत प्राप्त करने की सर्वाधिक संभावना रखता हो। चौथा कथन, राज्यपाल स्वयं मंत्रिपरिषद गठन कर सकता है। तो आपका ऑप्शन सी सही है कि राज्यपाल को ऐसे व्यक्ति को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना चाहिए जो सदन में बहुमत प्राप्त करने की सर्वाधिक संभावना रखता हो। कथन ए आपका गलत है, त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में राज्यपाल के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि वह हमेशा केवल सबसे बड़े दल के नेता को आमंत्रित करे। यदि कोई चुनाव पूर्व गठबंधन बहुमत के आंकड़े के करीब है तो राज्यपाल उसे भी प्राथमिकता दे सकता है। कथन बी आपका गलत है, सामान्य परिस्थितियों में जहाँ स्पष्ट बहुमत होता है वहां राज्यपाल की भूमिका औपचारिक होती है, लेकिन त्रिशंकु विधानसभा या स्पष्ट बहुमत न मिलने की स्थिति में राज्यपाल को अपने विवेकाधीन अधिकारों का प्रयोग करना पड़ता है। तीसरा कहना कर सकते हैं, ऐसी स्थिति में राज्यपाल का यह दायित्व है कि वह अपने संवैधानिक विवेक का उपयोग करते हुए उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने और सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करे जो सदन में अपना बहुमत प्राप्त करने साबित करने की सर्वाधिक क्षमता का या संभावना रखता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इनमें में से कौन सा मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के बीच सही अंतर बताता है? कौन सा मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के बीच के सही अंतर बताता है? तो है मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद का छोटा और अधिक प्रभावशाली आंतरिक समूह है। कौन? मंत्रिमंडल आपका समूह है। क्यों? मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद का ही एक छोटा और मुख्य निकाय होता है जिसमें केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। यह सरकार के नीतिगत और महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाला सबसे प्रभावशाली आंतरिक समूह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 91वें संविधान संशोधन के बाद जब 91 संविधान संशोधन हुआ था उसके बाद किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो होती है विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15%। कितने? विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15%। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 में 1A उपबंध जोड़ा गया। इसके अनुसार किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। साथ ही यह भी प्रावधान किया गया है कि किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 से कम नहीं होती। छोटे राज्य जैसे सिक्किम, गोवा आदि को छोड़कर जहां विधानसभा की कुल संख्या कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन है आपका मुख्यमंत्री का पद संविधान के अनुच्छेद 163 और 64 से संबंधित है। दूसरा कथन है मुख्यमंत्री के त्याग पत्र के बाद सामान्यतः पूरी मंत्रिपरिषद का पद भी समाप्त हो जाता है। तीसरा कथन है मुख्यमंत्री के त्याग पत्र के बाद बावजूद अन्य मंत्री स्वतंत्र रूप से अपने पद पर बने रह सकते हैं। तो केवल 1 और 2 सही है कि मंत्री जो बाकी मंत्री है वो अपने पद पर बने नहीं रह सकते। वन आपको सकते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 और अनुच्छेद 164 सीधे तौर पर मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के गठन आवश्यकता से संबंधित है। दो भी आपको सकते हैं, मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है क्योंकि मंत्रिपरिषद का अस्तित्व मुख्यमंत्री की उपस्थिति और नेतृत्व पर निर्भर करता है। इसलिए मुख्यमंत्री के त्यागपत्र देने या उसकी मृत्यु हो जाने पर पूरी मंत्रिपरिषद स्वतः विघटित हो जाती है और सभी मंत्रियों का पद समाप्त हो जाता है। कथन 3 आपका गलत है कि सभी मंत्री अपने पद पर बने नहीं रह सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि मुख्यमंत्री किसी मंत्री को मंत्रिपरिषद से हटाना चाहता है, क्या कहता है? यदि मुख्यमंत्री किसी मंत्री को
परिषद से हटाना चाहता है तो संवैधानिक दृष्टि से सबसे उपयुक्त प्रक्रिया कौन सी है? इसमें आपका ऑप्शन बी है, मुख्यमंत्री राज्यपाल को मंत्री को पद से हटाने की सलाह देता है। यानी वो राज्यपाल को कहता है कि इस मंत्री को पद से हटा दो। भारतीय संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री मंत्री परिषद का मुखिया होता है। यदि मुख्यमंत्री किसी मंत्री से संतुष्ट नहीं है तो वह राज्यपाल को उस मंत्री को पद से हटाने की सलाह देता है, बर्खास्त करने की सलाह देता है और राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह मानने के लिए बाध्य होता है, मतलब उसे करना ही पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नाबम रेबिया बनाम उपराज्यपाल और अध्यक्ष संबंधी प्रकरण 2016 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विषय प्रमुख रूप से सम्मिलित था? तो है ऑप्शन बी, राज्यपाल की संवैधानिक भूमिका और विवेकाधिकार। सुप्रीम कोर्ट का नाबम रेबिया बनाम उपराज्यपाल प्रकरण 2016 मुख्य रूप से अनुच्छेद 163 और राज्यपाल की संवैधानिक भूमिका, शक्तियों और उनके विवेकाधिकार से संबंधित था। इस ऐतिहासिक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि राज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत अपने विवेकाधिकार का प्रयोग सीमित और असाधारण परिस्थितियों में करना चाहिए, न कि मनमाने ढंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, मुख्यमंत्री राज्यपाल और मंत्री परिषद के बीच प्रमुख संवैधानिक कड़ी है। दूसरा कथन है, मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वह मंत्री परिषद के निर्णय को राज्यपाल तक पहुंचाए। और तीसरा कथन है, राज्यपाल मुख्यमंत्री से किसी मंत्री द्वारा लिए गए ऐसे निर्णय को मंत्री परिषद के समक्ष रखने के लिए कह सकता है जिस पर मंत्री परिषद ने विचार नहीं किया है। इसमें आपका 1, 2 और 3 आपके तीनों ही सही है। कथन बन सकते हैं, मुख्यमंत्री राज्य के प्रशासन और विधायी मामलों में राज्यपाल और मंत्री परिषद के बीच संचार का प्रमुख साधन होता है। ऑप्शन 2 भी सही है आपका, कथन 2 भी सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 के अनुसार मुख्यमंत्री का यह संवैधानिक कर्तव्य है कि वह मंत्री परिषद के सभी निर्णयों और राज्य के प्रशासन संबंधी सूचनाओं को राज्यपाल को सूचित करे। कथन इनमें सत्य आपका, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री से यह अपेक्षा कर सकता है कि वह किसी ऐसे विषय को मंत्री परिषद के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत करे जिस पर किसी व्यक्तिगत मंत्री ने निर्णय ले लिया है, लेकिन संपूर्ण मंत्री परिषद ने उस पर अभी तक विचार नहीं किया है। इसको चाहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मंत्रियों की शपथ के संबंध में सही है? इसमें आपका ऑप्शन बी है, मंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ राज्यपाल के समक्ष लेता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164(3) के प्रावधान के तहत राज्यपाल राज्य के मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का सबसे सटीक परिणाम है? इसमें आपका ऑप्शन बी ही सही है, मंत्रिपरिषद के किसी महत्वपूर्ण निर्णय से सार्वजनिक असहमति रखने वाला मंत्री पद पर बने रहने के बजाय इस्तीफा देने की अपेक्षा रखता है। सामूहिक उत्तरदायित्व का मूल नियम यह है कि हम सब एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं। यदि कोई मंत्री मंत्रिमंडल के किसी निर्णय से असहमत है और सार्वजनिक रूप से उसका समर्थन नहीं कर सकता तो संवैधानिक मर्यादा के अनुसार अपने पद से इस्तीफा देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद राज्य की वास्तविक कार्यपालिका के रूप में कार्य करती है। दूसरा कथन है, राज्यपाल सामान्यतः मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करता है। तीसरा कथन है आपका कार्य करता है सिवाय उन मामलों के जहां संविधान उसे विवेकाधिकार देता है। और तीसरा कथन है, मुख्यमंत्री की संवैधानिक स्थिति केवल विधानसभा में बहुमत रखने तक सीमित है और अनुच्छेद 168 के अंतर्गत उसकी कोई पृथक भूमिका नहीं है। तो इसमें आपके ऑप्शन 1 और 2 ही सही है। कथन 1 है, संसदीय शासन प्रणाली में राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, जबकि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद राज्य की वास्तविक कार्यपालिका होती है जो समस्त प्रशासनिक और नीतिगत निर्णय लेती है। कथन 2 भी आपका सही है। अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल अपने अधिकांश कार्य को मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से ही करता है, सिवाय उन चुनिंदा मामलों के जहां संविधान ने उसे अपने विवेक से कार्य करने की शक्ति दी है। कथन तीसरा गलत है, मुख्यमंत्री की स्थिति केवल विधानसभा में बहुमत तक ही सीमित नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 के तहत राज्यपाल को सूचना देना, प्रशासन की जानकारी रखना और मंत्रिपरिषद के निर्णय को संशोधित करना उसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पृथक संवैधानिक भूमिका है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको यह
वीडियो अच्छी लगी हो, आपको ये वीडियो कैसी लगी या आपको एमसीक्यूज कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।